नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है एक और खास एपिसोड न्यूज पॉइंट टारगेट 272 का। इस चुनाव के मौसम में मैं अलग अलग मसले, मुद्दे ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरा मकसद है आपको ये दिखाना और समझाना। आपने राष्ट्रीय पार्टियों के ऑफिसेज देखे मेरे साथ और मुद्दों पर लखनऊ की यात्रा देखी। आज मेरा मकसद है ये आपको समझाना कि इस देश में सत्ता, वाकई गवर्नेंस कैसे चलती है। अल्टीमेटली आप किस बात पर रिएक्ट करते हैं? आप रिएक्ट इस बात पर करते हैं कि सरकारों से जो आपको अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उस पर वो खरी नहीं उतरती। इसी को हम लोग चुनावी जबान में एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं कि सरकार के खिलाफ एक मूड पैदा हो जाता है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। ये सरकार होती क्या है? बड़ी बड़ी और आलिशान खूबसूरत इमारतें जो हैं दिल्ली में, इसमें क्या होता है, कैसे होता है? एक ऐसी जगह हम आज मौजूद हैं, शायद हिंदुस्तान में इससे ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारत ढूंढना बहुत मुश्किल है। देश का राष्ट्रपति भवन, देश के राष्ट्रपति जहां पर रहते हैं और जहां से पहला पड़ाव, पहला कदम होता है शुरुआत का किसी सरकार के बनने का और उसके बनने से जुड़े बड़े फैसलों का। तो राष्ट्रपति भवन से बेहतर जगह मेरे हिसाब से नहीं हो सकती थी जहां से मैं इस विषय पर और इस बातचीत पर कोई शुरुआत करूं। आज के हमारे इस सफर में मेरे साथ एक मेरे खास साथी रहेंगे। मैंने इनसे वादा किया था कि भाई ये मिलिएगा मुझे ज़रूर आप राष्ट्रपति भवन में। हिमांशु है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिमांशु। ये हमारे चैनल के लिए गवर्नमेंट को देखते हैं, कवर करते हैं, उसकी नीतियां, उसकी पॉलिसीज़, उसके बदलाव, उसके फैसलों पर नज़र रखते हैं। मेरी भी बड़ी सारी दिलचस्प यादें हैं राष्ट्रपति भवन की, एक पत्रकार के लिए हमेशा होती है अगर आपने सियासत एक लंबे सफ़र में देखी है। हिमांशु के पास भी बड़ी दिलचस्प यादें। लेकिन हिमांशु से कुछ भी कहने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वो कोर्टयार्ड है, ये वो बड़ी सी जगह है। रवि दिखाएंगे आपको। इसके आगे आप देख रहे हैं ये खूबसूरत हिस्सा जिसमें कि आगे जाकर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों सामने आता है। अक्सर आप टेलीविज़न की तस्वीरों में देखते होंगे कि कैसे नेता, जब भी कोई डेलीगेशन होता है नेताओं का या कुछ भी होता है, वो किस तरह से यहाँ से निकल कर आते हैं। ये वो जगह है। ये दो तोपें यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके बगल से वो दरवाज़ा है, यहाँ से निकल कर आते हैं। अक्सर आप टेलीविज़न की खबरों में ये तस्वीरें देखते हैं। ऐसे ही एक बड़ी दिलचस्प घटना है जिसके बारे में हिमांशु आपको बताएंगे। ये घटना 2004 की है। 2004 में कहने की ज़रूरत नहीं है कि सभी लोग, मैं हमेशा कह चुका हूँ कि कमाल की जीत थी सोनिया गांधी के लिए। इंडिया शाइनिंग की करारी हार बीजेपी सोचती भी नहीं थी, कांग्रेस नहीं सोचती थी कि उनकी सरकार आएगी, और उसके बाद पूरी उम्मीद बनी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन ऐसा भारतीय सियासत के इतिहास में नहीं हुआ। आगे क्या हुआ और कैसे हुआ राष्ट्रपति भवन में, हिमांशु बताएंगे। हिमांशु, मई का महीना 2004 जी। और बहुत अनिश्चितता थी उस वक्त। हाँ। किसी को विश्वास नहीं था, जैसा आपने कहा, कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, और कांग्रेस को करीब 8 सीटें ज़्यादा मिली थी बीजेपी से, और तस्वीर साफ नहीं थी कि कोई एक कोएलिशन कांग्रेस ने नहीं बनाया था जिसके पास कि अपना नंबर हो। तो 3 दिन तक राष्ट्रपति कलाम ने अपनी किताब में ये खुलासा किया कि 3 दिन तक वो इंतज़ार करते रहे कि कोई नेता उनके पास आएगा या कोई कोएलिशन उनसे समय मांगेगा सत्ता में नया सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और उस वक्त आपको याद होगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, इसको लेकर बहुत राजनीति हुई और बहुत राजनीतिक हंगामा हुआ था, और ड्रामा करीब 3 दिन तक चला था। और कलाम साहब ने लिखा है कि वो तैयार थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि सोनिया गांधी आखिरकार प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन इसी जगह पर मुझे याद है कि मई 2004 में सोनिया गांधी पहली बार मनमोहन सिंह को लेकर आई, और हम ठीक यहाँ पे खड़े थे। एक बहुत बड़ा जमावड़ा मीडिया का यहाँ पर था, और किसी को उम्मीद उस वक्त नहीं थी कि आखिरकार सोनिया गांधी पार्टी के दबाव को रिजेक्ट करेंगी कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री बनना है, और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना है। मीडिया का किस तरह का रिएक्शन था मनमोहन सिंह को देखकर? खबरें तो हल्की हल्की आने लगी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि हाँ, मनमोहन सिंह हो सकते हैं वो नाम जो सोनिया गांधी रेकमेंड करें। देखिए, मुझे लगता है करीब देर रात का वक्त था, 7-8 बज रहे होंगे, और जब वो सोनिया मनमोहन सिंह को लेकर बाहर आई, तो मनमोहन सिंह उस वक्त एक प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जरूर थे, एक टॉल कांग्रेस लीडर थे, लेकिन प्रधानमंत्री होंगे या सोनिया गांधी उनको लेकर
को नॉमिनेट करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर यूपीए की तरफ से, इसका अंदाज़ा हमें बिल्कुल नहीं था। और जब पहली बार सोनिया गांधी आई, उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे याद है कि बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। I'm very happy. I think our country will be safe in Dr. Manmohan Singh's hands. मनमोहन सिंह को एक एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं मानते थे। आपको याद होगा कि वो सही एक बात है, वो चार्ज ब्यूरोक्रेट के उनके तौर ऊपर अभी पे- तक लगता है कि वो जी। सियासी व्यक्ति नहीं है, सियासी नहीं है। एक जी। अफसरशाही से प्रभावित व्यक्ति सही। है। अभी तक मनमोहन सिंह पर चार्ज लगता है। जी, और उस वक्त मनमोहन सिंह बहुत ज़्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं होते थे। सोनिया गांधी के मन में ये बात ज़रूर रही होगी कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया जिसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। एक क्लीन छवि का आदमी जो एक टेक्नोक्रेट था, प्रधानमंत्री रह चुका था और एक आर्थिक संकट से उबारा था उसने देश को। तो एक बहुत ही नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन जो टेक्नोक्रेट था, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। मैं एक अब आपको दूसरी बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़े उस तरफ जहाँ पे मैंने बताया ना, लोग आके बयान देते हैं, डेलीगेशंस होता है मिलने के बाद। अब दूसरी बड़ी दिलचस्प बात है कि भारतीय सियासत में राष्ट्रपति की भूमिका का एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसमें आज हम नहीं जाएंगे। उस पर तमाम विश्लेषकों ने किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी अहमियत है जो भी चुनाव के बाद की तस्वीर होगी इस जगह की, इस प्रांगण की, इस प्रेमाइस की, राष्ट्रपति भवन की, कि क्या होगा, क्या सोच रहे हैं राष्ट्रपति। हिमांशु ने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी, मुझे कुछ देर पहले बता रहे थे मैं कि हिमांशु, जो सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तो इस पे बराबर राष्ट्रपति भवन में नजर रखी जा रही है। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन में ही हाँ। सबसे पहले जो भी कोएलिशन जिसको कि सबसे ज़्यादा जिसके पास सांसद होंगे, उनकी तरफ से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। तो ठीक है, मतलब मूड क्या है, माहौल क्या है। निश्चित तौर पर एक ऐसी तस्वीर उभर रही है कि राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, उनकी भूमिका भूमिका और अहम भी होगी। ज्यादा अहम होगी। और मुझे लगता है कि उनको भी तैयार रहना होगा। जो नई तस्वीर मीडिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है ओपिनियन पोल और ओपिनियन सर्वेस की के जरिए, इतिहास के पन्नों के जरिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे बहुत अहमियत रखती है राष्ट्रपति की भूमिका। हमेशा से ये देखा गया है कि किस तरह से उनकी राय, उनकी ओपिनियन बहुत अहमियत रखती है। ये तो खैर 16 मई के बाद की स्थिति है, इस पर अभी उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, ये वो जगह है जहाँ पर आपके देश के सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ में वो ये कहते हैं और इस कमिटमेंट को शपथ पत्र के ज़रिए कहते हैं कि कैसे उनको अपने कार्य का, अपने काम का निर्वहन सही तरीके से करना है। इन्हीं मंत्रियों का आप लोग आकलन करते हैं, इन्हीं मंत्रियों के कामकाज से आप खुश होते हैं, नाराज होते हैं। इन्हीं मंत्रियों के कामकाज का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंबिता होती है, एक तरीका होता है जब आप कहते हैं कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया या इन्होंने सही काम नहीं किया या आपकी उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। ये सारी प्रक्रिया जो है ये राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत प्रांगण मेरे हिसाब से, मैंने संसद भी बहुत सालों कवर की है, उसकी भी इमारत बेहद खूबसूरत है अंदर से। अगर रवि थोड़ा सा घूम कर दिखाए तो मैं आपको समझा सकूंगा। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ की आए तो आप देख रहे हैं कि ये वो बड़ा सा प्रांगण है, ये नॉर्थ ब्लॉक है। ये दो जो गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, ये देश चलाने के दो बड़े हिस्सों का हिस्सा है। मेरे बाएं तरफ जो है वो नॉर्थ ब्लॉक है जहां पर गृह मंत्रालय होता है, वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगा। और मेरे दाहिनी तरफ जो है वो साउथ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है वो खुद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है। ये आप दोनों देख रहे हैं, बहुत स्पष्टता से आपको दिख रहा है, ये बहुत भव्य है। ये दिल्ली के सबसे खूबसूरत हिस्सों में है, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है। सालों से इस भव्यता को मैं देख रहा हूँ। और अगर यहाँ से रवि ठीक घूमे रवि यहाँ से, तो अब आप देख सकते हैं इस इमारत के सामने के तरफ की भव्यता आप देख सकते हैं। हमारा तिरंगा लहरा रहा है इस गुंबद के ऊपर। राष्ट्रपति भवन के लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को आप देख रहे हैं तस्वीर खिंचवाते हुए। बहुत भव्य है ये,
बहुत खूबसूरत है। बाकी के हिस्से भी मैं आपको दिखाता हूँ। Where are you from? Kerala. Kerala. Okay. Have you ever seen this building earlier? Yes, I have. I visited. It's the second time I visited. Actually, Okay. What does it remind you of? Anything? actually my childhood. Okay. My father used to work for a previous president here, so I've been Okay. here as a child. But every time I have family friends visit, Okay. I like to bring them here. I think it's a great introduction to India. You know. A quick word. You from? Thailand. Okay. Have you ever been? Obviously, you're seeing this for the first time. Yes, and today is actually my first day in India. Oh, lovely. How do you feel about this majestic building? Very beautiful, very intriguing. Very Like beautiful. all the architecture details, even on the carpet, on the door. Yeah. It's very inspiring. थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू। तो लोग जो आते हैं, मैंने कहा ना कि बड़ा भव्य है, बहुत खूबसूरत है, ऐतिहासिक है। हर चीज़ का मिश्रण आपको राष्ट्रपति भवन में मिलता है और सत्ता की शुरुआत का पहला कदम है, इसीलिए ये राष्ट्रपति भवन है। बाकी हिस्सों को भी हम आपको दिखाते हैं राजपथ से होते हुए। चलिए, हिमांशु जी हमारे साथ है, सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। सत्ता के केंद्र कैसे कैसे चलते हैं ये दिखाया जाए आपको चुनाव के मौसम में। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको लिंक स्टैब्लिश कर रहा हो। ये थोड़ी टीवी की ज़बान बोल रहा हूँ आपके साथ। तो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन है। अब हम लोग इस आलीशान सड़क पर आ गए। ये क्या है? ये राजपथ है। ये तो स्वाभाविक है कि ये सड़क जो जाती है यहीं पर आप भव्यता देखते हैं हमारे प्रजातंत्र की, हमारे डेमोक्रेसी की। ये राजपथ है। अब मेरे बाएं हाथ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये है नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक आप देख सकते हैं। इसमें जो है वित्त मंत्रालय होता है, इसमें गृह मंत्रालय होता है, दो बहुत अहम मंत्रालय। अगर रवि ठीक आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे और मुड़ेंगे और दूसरी तरफ का आपको दिखाएंगे तो भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और ये जो आपको हरे हरे पेड़ नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे की जो इमारत है ये देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ ब्लॉक की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इमारत के बगल में ये देश का विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री। देश के रिश्ते दूसरे देशों से कैसे होने चाहिए, उनके प्रति हमारी क्या नीति होनी चाहिए, ये सब यहाँ से तय होता है। विदेश मंत्रालय से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा दूरी की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप वहाँ पर फौजी और जवान जो है वो निकल कर आते हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाकी सुरक्षा कर्मी। ये है देश का डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसका है ये बोर्ड। साउथ ब्लॉक बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आइए सड़क पार किया जाए और सड़क पार करके आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर वाहनों का ध्यान रखते हुए, ताकतवर इसलिए क्योंकि अक्सर इस सड़क पे जो वाहन चलते हैं उसमें बड़े ताकतवर लोग बैठते हैं। मेरे जैसे लोगों के वाहन नहीं चलते सड़क पे। साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक की तरफ। अब साउथ ब्लॉक का आपको हमने गेट दिखाया। भाई समझिए ये बड़ा मुश्किल काम है। आप लोगों को लग रहा होगा तो ऐसे ही घूम रहे हैं माइक लेके, ऐसा नहीं है। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये लाल रंग का नॉर्थ ब्लॉक का गेट है। और वहाँ सर आप देख सकते हैं ये सब बड़ी खूबसूरत बहुत पुरानी इमारतें हैं। हिमांशु, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तकरीबन कितने लोग यहाँ पर काम करते होंगे भारत सरकार की तरफ से? अब बहुत ऐसा सारे आंकड़ा नहीं है। देखिए इसको तो 4 मंत्रालय हैं यहाँ पे, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। और निश्चित तौर पर हज़ारों लोग यहाँ पर काम करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार अपने आप में एक सत्ता का केंद्र माना जाता रहा है। और ये जगह जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये सत्ता का जो केंद्र है उसका भी एक न्यूक्लियस है यहाँ पर। मुझे लगता है एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने मुझे एक बार कहा था कि मेरे लाइफ का एम्बिशन है कि मुझे नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में काम करने का मौका मिले। तो अगर कोई देश का शिक्षा मंत्री है या पेट्रोलियम मंत्री है या कानून मंत्री है, उसकी भी मन में एक इच्छा होती है कि अगर मैं प्रधानमंत्री ना बन पाऊँ तो अगर सरल शब्दों में कहें कि जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट मैंने देखा है लंदन में, या व्हाइट हाउस है वॉशिंगटन
में ये जो सत्ता के बड़े केंद्र हैं, तो उसी तरह से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है हमारे लिए। जी, निश्चित तौर पर न सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए जैसा मैंने कहा, एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि मेरे लाइफ का एम्बिशन है कि मुझे नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में काम करने का मौका मिले, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है, इंडिया की टॉप ब्यूरोक्रेसी यहाँ से काम करती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, विदेश नीति, रक्षा नीति और वित्त नीति जो है भारत की, वो यही फॉर्मुलेट होती है। तो जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी एम्बिशन होता है कि उनको इस जगह पे महत्वपूर्ण ओहदों पर काम करने का मौका मिले। जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका एम्बिशन होता है कि उनको लाइफ में एक बार इस जगह पे काम करने का मौका और साहब जब वो ठीक से काम नहीं करते तो देश नाराजगी दिखाता है और वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से बाहर हो जाते हैं। निश्चित तौर पर, और इस बार भी ऐसा ही कुछ मूड बनता दिख रहा है। हाँ, तो ठीक है। अब आप यहाँ पर भैया, आप ये मोबाइल से कुछ खींच रहे थे? नहीं, वो अपना ऐसे घूमने। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं तो मयूर विहार से आया हूँ। मयूर विहार से आए हो, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो। क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? अब मैं तो पटना में रहता हूँ, ऐसे टूर पे आया हूँ। अच्छा, ऐसे टूर। कुछ पता है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बारे में, यहाँ क्या होता है? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं है। कुछ ऐसा पता नहीं ना। देखिए, नौजवान को नहीं पता है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है नौजवानों के प्रति इनको बताने की। कहते हैं कि अफसरशाही के हिसाब से भारत में 7 बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम और हिमांशु जी अपनी गैर सरकारी पंचायत लगाएंगे। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट टारगेट 272 मेरे साथ यानी कि अभिज्ञान प्रकाश के साथ।